लेकिन ये आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले उस समय पे इनका निर्माण हुआ था, जब ऐसी कोई जेसीबी पॉकलाइन मशीन का भी आविष्कार नहीं था। मैं तो कहूँगा कि आज हमारे पास जेसीबी है, ट्रैक्टर है, डंपर है, फिर भी हमारे पसीने छूट जाते हैं एक तालाब को बनाने में। अब सोचिए कि आज से 300 साल पुराना तालाब, हाथों से खोदा हुआ, इतना गहरा, इतना बड़ा विशालकाय तालाब, कितने लोगों ने कितने साल तक कितनी मेहनत की होगी। और उस समय पे बीटेक, एमटेक, एमबीए जैसी डिग्री का भी आविष्कार नहीं हुआ था, शायद इसलिए उन्होंने इतने अच्छे तालाब बनाए थे। आज जब डिग्रियों का आविष्कार हो चुका है, आज जब हम शिक्षित कहलाने लगे हैं, तो हमने उस एक सुंदर संरचना को लैंडफिल साइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या ये हमारी शिक्षा का एक नमूना है, ये उदाहरण है कि हमारी शिक्षा किस तरह से गई है। और ये सब कुछ हुआ है, जो दुख की बात है, ये सब कुछ हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे। और ये आप गुड़गांव और बेंगलोर जैसे शहर को देखेंगे, जब बारिश आती है तो सोसाइटियों में पानी भर जाता है। तालाबों के काम को वित्तीय वर्ष के हिसाब से हटा देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि मुद्दा है। हाँ, तालाब को नहीं पता हमारी वित्तीय वर्ष कब शुरू होती है, कब खत्म होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स को भी नहीं पता, है ना, सब किसी को नहीं पता। तो आप जो है इसके लिए एक अलग से व्यवस्था करिए। तालाबों का काम जो है, ये स्थिति आ गई थी, डेली घर से निकलते टाइम में सोचता था कि पैसे मांगू कि नहीं मांगू। अब मांगूंगा तो फिर ये कहेंगे कि जॉब की छोड़ी, नहीं मांगू तो खर्चा कैसे चले। तो उस समय पे मैं मेरे पास सेंट्रो कार थी, तो वो मैं लेके जाता था। फिर मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहाँ मैंने शायद 15 दिन काम किया, फिर से वही मन डोला मेरा, फिर से मैं आ गया। फिर एक तीसरी कंपनी मैंने ज्वाइन की, वहाँ तो मैं एक दिन गया बस। है ना, मैंने अच्छा वहाँ पे कहा, सर मेरे पेट में दर्द है बहुत तगड़ा और मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं कल आऊँगा। तो मैं फिर कभी नहीं गया उधर। तो ये स्थिति रही मेरी जॉब करने की। अंतिम रही जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी यही वर्ड बोला, अच्छा, है ना, कि लोग उनको पॉन्ड मैन भी बोलते हैं। तो मैं हैरान था कि इनको कहाँ से पता चला ये बात। तो उसके बाद लेकिन पूरे मीडिया में और सभी को नमस्कार। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक तालाब के बगल में आज हम बैठे हैं और तालाब से बहुत सारी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं। जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो बहुत सारे तालाब हुआ करते थे उस वक्त, और हम लोग कई बार पत्थर फेंक के ये देखा करते थे कि किसकी पत्थर छलांगे लगाती हुई पानी की सतह से बहुत दूर तक जाएगी। और जब हम लोग बड़े हुए तो कभी खुद के साथ, कभी किसी खास के साथ तालाब के बगल में समय बिताने का जो अनुभव है वो बड़ा निराला अनुभव रहता है। और तालाब की बातचीत आज खास तरीके से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मौका दिया है जिनको पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया करके हम रेफर करते हैं, रामवीर तंवर भैया। और ये हमारे साथ आज बैठे हैं। आज इनसे बहुत सारी बातचीत होगी क्योंकि इसको सिर्फ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से या इसको सिर्फ कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से हमें नहीं देखना है। आज प्रकृति की बात बहुत सारे देश कर रहे हैं। इस बार भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिला है, हाल फिलहाल में COP27 समिट हुआ था। तो हम लोग कई विषयों पे बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे जो प्रेरणा आप तक पहुंचेगी वो तो पहुंचेगी ही, लेकिन हम लोग कई सारी विषयों पे बात करेंगे जिससे हम बेहतर समझ पाएं कि हम एक नागरिक होते हुए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे हमारा भी कोई योगदान संरक्षण में हो सके। तो आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, आप यहाँ आए और सच में मुझे मौका दिया आपने, यूँ कहूँगा मैं तो। तो हम लोग शुरू से कुछ बातों को जानने का प्रयास करते हैं ताकि एक संदर्भ जो है वो स्थापित हो जाए, जिससे जो हमारी जनता है वो इस बात को एक सिरे से समझना जी शुरू जी करे। जी जी। तो आप डाढ़ा से आते हैं और बचपन से ही आप आसपास जो पोखर तालाब जो हम जी कहते जी। हैं उनसे आपका ताल्लुकात रहा। तो किस तरीके से ये जो एसोसिएशन है जो आज इस रूप में सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये कैसे शुरू हुआ आपका तालाबों के साथ? दरअसल मेरे घर में क्या है कि 10 से 15 भैंस रहा करती थी। अब तो 2 हो गई हैं वो, क्योंकि कोई करने वाला बचा नहीं है। तो उस समय पे क्या था, मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि वो स्कूल गए अपने, और
स्कूल में वो प्लास्टिक का थैला था, वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना ऑल इन वन किताब आती है बचपन में, उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल। वैसे वो थैला ऑल इन वन था। उसको अब किताबें निकाल के चाहे उसके ऊपर बैठ जाओ, बारिश पड़े तो ओढ़ लो, क्योंकि वो जो सीमेंट के या फिर जो भैंस की खल आती है जिसमें चोकर आता है स्पेशली, तो चोकर का जो कट्टा होता है उसको वो काट के उससे बनाया जाता है, तो उसको ले जाते थे। तो जैसे ही लंच टाइम हुआ तो हमारे जस्ट स्कूल के पीछे नहर जाती है एक, है ना, तो लंच टाइम होते ही वो 1 घंटा 45 मिनट लगभग हमें मिलते थे, तो हम भगे भगे आते थे घर पे, और क्योंकि घर वाले सब खेत पे होते थे उस समय पे, तो हम भगे भगे आते थे, भैंस खोलते थे और 45 मिनट में उनको नहला के, भैंस में पानी पीती थी एक बारी, और तुरंत उनको निकाल के घर बांध के फिर से स्कूल पहुंच जाते थे। फिर वही स्कूल के बाद होता था, जैसे छुट्टी हुई अपना खाना वाना खाया, थैला पकड़ा और उनको लेके निकल गए जंगल। तो हमने अपनी 10th क्लास तक की पढ़ाई ऐसे ही की है। 10th क्लास के जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो तब हमारे पापा ने बोला कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, तो थोड़ा एग्ज़ाम अच्छे से कर लो फिर से चले जाना। तो हमने तो ये करते करते वहीं पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी हम करते थे। तो नहर के अलावा गाँव के आसपास बहुत सारे पोखर थे। एक गाँव के पास एक डहर नाम की जगह थी। उस डहर, वो क्या है, उसको वैसी जगह होती है जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, अच्छा। और चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें छोटे 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 तालाब बने रहते हैं बहुत सारे। तो क्या, नहर की तरफ 2 ऑप्शन थे, या तो नहर की तरफ जाओ या फिर तालाब की तरफ जाओ। तो उसमें क्या, तालाबों में वो भैंस नहाती थी, हम तो मजाक उड़ाते थे कि देखो भैंस ने जो है क्रीम लगा ली, है ना, वो लेट के पूरे अपने आप को ना, पूरा मतलब आंखों को छोड़ के पूरा रंग लेती थी अपने आप को मिट्टी में लेट लेट के। तो हम जो है अब आपस में, अब और भी बच्चे थे, तो हम जब हम खुद परेशान होते थे, हमें खेलने का मन करता था, तो भैंस को जो है तालाब की तरफ कर देते थे, तो वो अपने 2 घंटे क्रीम लगाती थी आराम से लेट लेट के, तब तक हम अपने खेल लेते थे। तो उनको देख देखते, लेकिन अब उनमें से कोई सा भी नहीं बचा, और अगर कोई सा बचा भी है तो वो लैंडफिल की तरह दिखता है। तो इतना गहरा कनेक्शन बस मेरा तालाब मात्र से है, और यही देखते देखते हम बड़े हुए हैं कि कैसे वो तालाब जो है खत्म होके लैंडफिल साइट्स बन गए। लेकिन ये सारी जो बातें आपने बताई, हर किसी का बचपन इस तरीके से गुजरता है। उसके साथ साथ मेरा अनुमान है कि आप छात्र भी मेधावी रहे, क्योंकि शायद आपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कॉलेज से आपने अपना बीटेक पूरा किया। तो क्या मतलब, एक क्योंकि एक तैयारी की तो आवश्यकता पड़ती ही है इस तरीके के इम्तिहान को निकालने के लिए, तो आप कब मतलब थोड़ा सा अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेके शायद मतलब एक सीरियस रहे होंगे कि नहीं, आगे एक्चुअली मैंने फ्यूचर पढ़ाई से? गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किया है। अच्छा। ये प्राइवेट कॉलेज ही था, लेकिन अच्छा। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाँ। तो हालांकि एंट्रेंस भी दिए काफ़ी सारे, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम जो है घर को छोड़ के कभी नहीं जा सकते थे, है ना, वो जो घर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो पढ़ना था, या तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना, और पढ़ना है तो घर के ऐसा पढ़ना है कि डेली शाम को आके घर आ सको, क्योंकि घर का भी काम करना है फिर। सही बात है। तो वो था, तो हमने घर के आसपास एक कॉलेज देखा, तो उसी में हमने एडमिशन लिया। हालांकि आज तक मेरे परिवार वालों को नहीं पता कि वो कौन सा कॉलेज था कहाँ वो कॉलेज था, है ना, क्योंकि उन्होंने, मम्मी ने कभी स्कूल देखा नहीं, और पापा मेरे 9th पास है, और 5 भाई बहनों में मैं ही ऐसा था जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था उस समय पे। तो जब 11वीं क्लास में एडमिशन लिया तो उस समय मेरे पापा मतलब भावुक हो गए थे कि हमने कम से कम एक लेवल पार कर दिया आज, है ना, कि कोई 10वीं से आगे भी पढ़ रहा है। उनको वो मतलब बड़ा अच्छा लगा था कि ये जो है, और मैंने अपने जो 10th क्लास का स्कूल था 9th तक, तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मेरे टीचर्स भी काफ़ी प्राउड फील करते थे मेरे बारे में कि ये जो है। लेकिन होता क्या था कि बस मेरा मैथ और फिजिक्स, यही 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, और काफ़ी मतलब जैसे केमिस्ट्री हो गया वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो ये था, तो पूरा इन्हीं के भरोसे पे मैंने पूरा अपना इंजीनियरिंग कोर्स किया, और मैंने सेलेक्ट भी इसीलिए कि इंजीनियरिंग की, कि मुझे लगा कि मेरा मैथ और फिजिक्स ही अच्छा है, तो इसके हिसाब से ही मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं पास हो जाऊँ कम से कम। नहीं, हम लोग पढ़ाई की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप भी पीछे मुड़ के देखते होंगे तो कॉलेज का जो समय रहा और जिस तरीके की एक्सपोजर और आत्मविश्वास की जागृति हुई होगी, वो बहुत काम आया होगा आपके आगे जो आपका सफ़र रहा उसमें। बिल्कुल। तो जैसे आपने शुरुआत की जल चौपाल से, और जो हमने आपके बारे में जाना वो ये था कि जो कुछ बच्चे थे जिनको आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे, उन्हीं बच्चों के साथ आपने जल चौपाल जी, लगाना जी, जी। शुरू किया।
तो आप तो एक मतलब अगर हम कहें उस तरीके से एक अवेयर सिटीजन थे बिल्कुल। कि जो अपनी लैंड फिल्स बनती जा रही हैं, जो अपना गार्बेज डंप होता जा रहा है, तो वो आप समझते रहे उस चीज को। तो आपको कब ये लगा कि सिर्फ मेरे जागरूकता से ये बात आगे तक नहीं पहुंच रही है? वो गैप आपको कब नजर आना बिल्कुल, शुरू हुआ बिल्कुल। जो आपको लगा कि जल चौपाल जैसी एक बातचीत शुरू करने की आवश्यकता है? वो आवश्यकता कैसे नजर आई आपको? दरअसल मेरे पास काफ़ी बच्चे थे और ये बच्चे शुरू कैसे हुए कि मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं, उनके 2 बेटे हैं। तो वो उनको लेके काफ़ी परेशान रहते थे कि यार ये पास नहीं हो पाएँगे 10th क्लास में। तो मैंने कहा कि आप मैं जो है मैं उनको पास करा दूँगा, आप मेरे पास भेजो, है ना? मुझे भी कोई चाहिए कि मैं जिसको अपना मैथ और फिज़िक्स का प्रैक्टिकल कर सकूँ। तो उनको मैंने पढ़ाया, पूरा 6 महीने पढ़ाया और वो अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो उसके बाद तो मेरे पास बच्चों की भीड़ हो गई पूरा। तो मैं उस दिनों में भी 40 से 50 बच्चों को ट्यूशन देता अच्छा। था। कॉलेज के बाद वो भी। हम्म। कॉलेज से आया, कॉलेज के बाद मैं पूरा ट्यूशन देता था, शाम तक पूरा ट्यूशन चलता था। तो वहीं पे एक दिन एक मेरा स्टूडेंट था विकास, तो विकास ने मुझसे कहा कि भाई एक बात बताओ, हम स्कूल में भी पूरा एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं आजकल, ट्यूशन में भी आप आजकल बात करते रहते हैं, लेकिन हम ये सब सिर्फ जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। उचित। ना टीचर कभी ये कहता है हमसे कि भाई जो पढ़ रहे हो इसको घर पे भी इम्प्लीमेंट करो, है ना? ना आप ये कहते हैं कि भाई जो पढ़ रहे हैं आप इसको घर पे इम्प्लीमेंट करो। तो इनका बात तो बिल्कुल आपकी सही है। अगर हम पर्यावरण की बातें पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि उससे कुछ समाज में सुधार करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम सुधार करते हैं, तो है ना, चलो आज का नहीं तो हम इस हफ्ते से कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने वो A4 साइज के सादा पेपर होते हैं, उस पे हमने जो है वो मंगाए संडे के दिन कि भाई हम देखो पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए हमारी, तो हम इस पे जो है अच्छे अच्छे वो लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, है ना। और हम अपनी मन की बात लिखते हैं कि जो हमें चीज़ें आसपास दिखाई दे रही हैं। तो हमारे गांव में क्या था कि वो समरसेबल पंप लग गए हैं अब, तो लाइट आती है तो चल जाते हैं, लाइट चली जाती है बंद हो जाते हैं। तो अगर एक आदमी जितना एक ड्रिंकिंग वाटर को बर्बाद कर रहा है उसकी कीमत लाखों में है ना, हर घर से लाख रुपए बर्बाद होते हैं डेली। तो वो हमने ऐसे मैसेज लिखने शुरू किए उस पर, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। फिर हम अगले दिन एक पूरे गांव में, एक हमारे गांव में ना मुनादी होती है, मुनादी, जिसे एक ढोल लेके एक आदमी पूरे गांव में घूमता है संदेश देते हुए। जैसे एक वो हाँ, कहावत भी है। तो पूरे गांव में वो ढोल लेके घूमता है कि, तो हमने उससे मुनादी कराई कि जितने भी गांव के युवा है, हमारी एक उसको हम कहते हैं कुटी, तो कुटिया बनी हुई है गांव में एक बाबा जी की, तो कुटिया पे हमने सबको बुलाया। वहां पे हमने फिर जो है अपनी मन की बात रखी कि भाई देखो हमें ऐसा लगता है और कि हम पानी बहुत बर्बाद कर रहे हैं और फ्यूचर को हम अपने बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे हमारा अप्रिशिएट किया। वहाँ से फिर किसी ने वो मीडिया में दिया, ये किया, तो वो करते करते फिर एक दिन हमें जिला अधिकारी साहब ने बुलाया कि भाई हमने तुम्हारे बारे में सुना है, बच्चों ने ऐसी शुरुआत की है गाँव में, तो ये बहुत अच्छा है और मैं भी आपकी जल चौपाल में आऊँगा, है ना। हाँ, तो वो एक दिन जल चौपाल में आए, है ना, दूसरे गांव में किसी में। तो अब हमारे लोग, हमें सुनने के लिए लोग आते थे 15-20, है ना, जो गांव के युवा थे। लेकिन जब जिलाधिकारी साहब आए तो बहुत सारे लोग आ गए, है ना, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तो तब हमें लगा कि ये तो हम काम की बात कर रहे थे कि जिलाधिकारी साहब भी इम्प्रेस हो गए हमारे काम से। तो वहां से ये उन्होंने हमें ये नाम दिया जल चौपाल, कि आप जो है जो भी कर रहे हैं आप इसको, नाम तो आपने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसका नाम जल चौपाल रखिए। तो हमने वो जल चौपाल उसका नाम मेरे रख ख्याल लिया। से बाद में प्रदेश सरकार ने जल चौपाल के नाम से कई ऐसी काफी, हाँ, जल बैठकें, और चौपाल अभी नाम ये से काफी शायद बैठकें होती निरंतर है, चल हाँ। रहा है ये जल तो चौपाल का काम। उन्होंने फिर 1-2 साल तक हम ऐसे ही रहे। तो 1-2 साल बाद उन्होंने जो है शायद एक 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई जल चौपाल पे अच्छा, हमारे ये पे। जिस जिला अधिकारी की आप बात कर रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम था NP सिंह। क्योंकि ऐसे वो लोगों की रिटायर हो सराहना चुके हैं, होना बहुत हाँ, जरूरी है। वो रिटायर हो चुके हैं। अभी भी काफी मीडिया वाले उनके पास जाते हैं सवाल अच्छा, पूछने के बहुत लिए कि बढ़िया। ये सर आपके द्वारा शुरुआत हुई थी। तो उनको अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया पर्सन गए थे, तो उन्होंने, अब वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनको याद होगा। मन सर देखिए मेरे पास तो नंबर भी नहीं है
और हो सकता है वो भूल चुके हों अब तक। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उनको जब पूछा तो उनको सब कुछ याद था कि हाँ 2 बच्चे आए थे मेरे पास और मैंने उनको नाम सुझाया था, और वो अभी तक मुझे पता है कि मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं, है ना? नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है रामवीर भैया, कि जैसे एक जागरूकता से बात शुरू होती है, और जब जागरूकता फैलती है, किसी भी चीज़ की जागरूकता जब फैलती है, तो हम लोगों को कई बार उसमें अवसर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपको भी, जैसे आपने बताया कि जिलाधिकारी साहब आए तो बहुत भीड़ दिखी पहली बार, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे जो ऊर्जा और उत्साह बढ़ा होगा, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ शायद अवसर भी आपको नज़र आया होगा। तो क्या उस वक़्त आपका थोड़ा मन बनना शुरू हुआ कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अपना ज़्यादा समय देना शुरू करना चाहिए? उससे बस ये फ़र्क आया था कि हम अपने गाँव को के साथ-साथ और गाँवों में भी जाने लगे, अच्छा, है ना? दूसरे गाँवों से हमारे पास इन्विटेशन आने लगे, अच्छा। है ना? जो मतलब हमारी तरह की सोच रखते हैं जो युवा, हुँ, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि इस तरह के गाँव में कोई मीटिंग बुलाए। हुँ। तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि हमारे गाँव में गेस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और वो इस बात पे रखेंगे। वो बात को कहना खुद चाहते हैं गाँव वालों से, उनके अंदर वो टीस है, हुँ, लेकिन क्या है कि कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उनको लगता है कि यार मेरी बात मेरे गाँव में कौन सुनेगा? सही बात। तो अब हमें भी क्या होता है जब कई बार गाँव वालों से कुछ बात कहनी होती है तो वो किसी बाहरी पर्सन से कहलवाते हैं। तो वो गाँव वालों के हमारे पास बहुत फ़ोन आने लगे कि भई तुम आइए, हम भी बात कहेंगे, ये सेम बात हमें भी दुःख दर्द होता है जब पानी बर्बाद होता है, और आप भी कहिए ये बात। तो हम ऐसे जाने लगे, तो हमने बहुत सारे गाँव कवर किए। तो अलग-अलग गाँवों में हमने देखा कि अलग-अलग स्थिति है तालाबों की, है ना? चाहे वो कुओं की हो, चाहे तालाबों की हो या जल की हो, और लोग अलग-अलग सोच रखते हैं। तब हमें लगा कि एक बड़ा सब्जेक्ट है ना? और इस पे जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने तभी भी तालाबों के बारे में नहीं सोचा कि हम तालाबों को रिस्टोर करेंगे। बस ये था कि तालाबों की जहाँ पे भी जल चौपाल करते थे तो तालाबों की बात ज़रूर होती थी, है ना? क्योंकि सवाल ये था कि भई एक अब 2 पहलू हैं जल संरक्षण के, एक कि उसको बर्बाद ही ना करें, दूसरा जो बर्बाद हो गया उसको जाके कहीं पे कंज़र्व करें, उसको कहीं पे जाके रोकें। तो हम जो कार्य कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि वो बर्बाद ही ना हो, रोकने की तो कोई बात ही नहीं थी हमारे पास। तो फिर हमने कुछ दिन बाद जो है सोचा कि भई दोनों पहलुओं पे काम करना चाहिए, इस पे भी और उस पे भी। तो इस हमने वक़्त आप कॉलेज में ही थे? मैं उस समय पे अपना जॉब जॉइन कर चुका था। अच्छा। कॉलेज पास आउट कर चुका था और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में, हुँ, एक साइंट लिमिटेड उसका नाम है, हुँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या की। तो उसमें ऑटोकैड वगैरह ये सारे हाँ, हाँ, हाँ। सॉफ्टवेयर से, जो हम आजकल ये रास्ता देखते हैं ना, दिल्ली से आप यहाँ आए होंगे मैप लगा के, तो वो जो बार-बार बताती रहती है इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, वही हम उसमें करते थे सब उसी कुछ। टीम में आप भी थे। उसी टीम में थे हम। नहीं, ये दिलचस्प पहलू है, क्योंकि आपने शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल से किया और था। लाखों इंजीनियर्स की तरह इस देश में आप अपनी जो कोर स्ट्रीम है, आपको सॉफ्टवेयर की जी, जी, जी। डेवलपमेंट करनी पड़ती है अपनी लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल उसका सके। दरअसल हमें एक फ़ायदा भी था और हमारी एक मजबूरी भी थी। हुँ, उसका ये था कि हमने काफ़ी दिन जॉब, काफ़ी इंटरव्यू दिए, और मन में हमेशा कहीं ये रहता कि यार जॉब के चक्कर में ये कार्य ना छूट जाए हुँ, हमारे हाथ से, हुँ। क्योंकि जॉब 99% आपको सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ही मिलती है ना? और वो काम ऐसा होता है, वो समय ऐसा होता है कि फिर आप कभी कुछ नहीं कर सकते, है ना? वही बस शाम को 5 बजे लोग करना बंद। तो हमें फिर एक जॉब मिली, उसमें सुबह 5 बजे जाना था और 2 बजे वापस आना अरे! बहुत था। बढ़िया। है ना? तो हमने कहा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों काम हो जाएँगे, है ना? हाँ, सुबह 5 बजे उठ के जॉब चले जाओ, 2 बजे मतलब सेकंड हाफ आपके लिए है। बहुत बढ़िया। तो वो हमने जॉब जॉइन की, तो सेकंड हाफ में आते ही हम जो है वहीं से वहीं किसी गाँव में निकल जाते थे। हुँ, और या ये करते थे सैटरडे संडे, संडे में ये करते थे जल चौपाल, और वहाँ से आके अपना ट्यूशन देते थे। तो हमारा ट्यूशन भी था और हमारी जॉब भी थी और हमारी जल चौपाल भी थी। तो वो टाइमिंग ऐसा सेट हुआ कि हम तीनों काम कर पा रहे थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम निर्णय लिया कि अब पूरा समय देना पड़ेगा तभी बात बनेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमें बहुत सारे नौजवान सुन रहे हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या इनको ये आती है कि जब इनके मन की कोई बात है, तो एक झिझक होती है कि अपने माता पिता से कैसे इस चीज़ को बताया जाए कि उनको, क्योंकि हम कभी कभी इस बात का बुरा महसूस करते हैं कि शायद हमारे माता पिता नहीं समझेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें उन्हें समझना पड़ेगा
तब हम अपनी बात शायद उनसे कह बिल्कुल पाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल वो एक सफर होता है कि वो समझें आपकी बात को। तो आपके जीवन में भी ये पड़ाव आया जब आपने नौकरी छोड़ा, और बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप जिस परिवेश से आते हैं, हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ी बात रही होगी वो। तो हम्म, उस वक्त का सफर कैसा रहा आपसे, और वो सीख अगर आप मतलब बिल्कुल इनको भी देखिए, बताएं तो। हाँ बिल्कुल देखिए, क्या है कि मैं भी 2 साल बहुत असमंजस में जिया हूँ हम्म, कि जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। जब जिस दिन जॉब ज्वाइन की और जिस दिन जॉब छोड़ी, और हमेशा यही रहता था कि पेरेंट्स बड़े प्राउड फील करते हैं कि कोई एमएनसी जॉब करता है बिल्कुल। ना। वो रिश्तेदारों को भी बड़े चाव से बताते थे, और रिश्तेदार भी आके बड़ी प्रशंसा करते थे कि भाई देखो, आपका बच्चा पढ़ के एमएनसी में जॉब करता है। तो यही रहता था कि फ्यूचर, देखिए 2 चीजें मन में आती थी कि एक एक तो हम ऐसे अगर फैमिली बैकग्राउंड से आते कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है ना, कि या तो उतना पैसा होता कि बिना कमाए भी कर लेंगे, तो हम आज ही जॉब छोड़ दें। लेकिन वो स्थिति भी नहीं है ना, तो कमाना भी पड़ेगा। और दूसरा ये था कि पेरेंट्स उतने शिक्षित हों कि वो इस बात को समझ ले कि पैशन नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं तो जो शिक्षित माता पिता हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है कि वो हाँ बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, सारे वो माता भी पिताओं जवाब के देते लिए हैं, हाँ अपने वो वैसे बच्चों ही की प्रेशर दे। सिक्योरिटी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, 2 साल बाद बिना उनसे पूछे हमने अपनी कंपनी में वो रिजाइनेशन लेटर दे दिया। हालांकि एक वहाँ पे हमारे एक बॉस थे, उन्होंने हमें बुलाया, 2-3 बार बुलाया, उनसे पूछा उनसे कि करना क्या चाहते हो आप, आपको कोई क्या सैलरी कम लग रही है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या आपको कोई परेशान करता है। तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, और जो रिजाइनेशन लेटर में ऑप्शन लिखे हैं उसमें से भी मेरा कोई ऑप्शन नहीं है है ना। बस मेरा मन डोल रहा है कि मैं ये करूं कि वो करूं, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों हाथों में लड्डू लेने से कोई फायदा है नहीं, कि आप जो मन करता है वो भी करते रहिए, और कंफर्ट फील करने के लिए जॉब भी करते रहिए, बिल्कुल। अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करते रहिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब मैंने उतनी पढ़ाई कर ली है, तो बिना जॉब के तो मैं नहीं रहूंगा, है ना। मान लो अगर मुझे 1 साल बाद लगा कि गलत डिसीजन है, तो मैं 1 साल बाद फिर से जॉब ज्वाइन कर लूंगा कहीं पे। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि फिर से अब जॉब मिलेगी ही नहीं कहीं सही पे। बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे फिर एक दिन चलते कहा कि जब मैं जा रहा था लास्ट दिन, तो अब उन्होंने कहा कि अब मेरी एक बात मानोगे। मैंने कहा हाँ सर बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब फिर कभी जॉब मत करना। मैंने कहा सर क्यों? कह रहा कि देखो मैं बॉस हूँ, तो मेरा होता है कि भाई एम्प्लॉय को ना जाने दिया जाए, लेकिन मैं भी फंसा हुआ महसूस कर है ना। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं करेंगे। हालांकि 6 महीने बाद मुझे अपना डिसीजन पे पछता हुआ, क्योंकि 6 महीने तक मेरी सैलरी के पैसे मेरे पास थे, बचे हुए थे। है ना। तो वो मैंने जल चौपाल में खर्च, ये पैम्पलेट छपवाना, ये सारी चीजें किया। और घर वालों को मैं मतलब थोड़ा झूठ भी बोला मैंने कि मेरा जो है वो दूसरी जगह सिलेक्शन होने वाला है, और इसमें हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र करके वो कहीं और भेज दें, है ना। बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, और तब तक मैं बच्चों को पढ़ा के अपना गुजर बसर कर ही रहा हूँ, है ना। उतना खर्चा मैं निकाल लूंगा अपना, आपसे नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो वो दौर था जब मैं डेली घर से 6 महीने बाद, लेकिन ये स्थिति आ गई, क्योंकि वो तो झूठ था, जॉब कोई जॉब ज्वाइन तो करनी नहीं थी। तो ये स्थिति आ गई थी, डेली घर से निकलते टाइम मैं सोचता था कि पैसे मांगू कि नहीं मांगू। अब मांगूंगा तो फिर ये कहेंगे कि जॉब की छोड़ी, नहीं मांगू तो खर्चा कैसे चले। तो उस समय पे मैं मेरे पास सेंट्रो कार थी, तो वो मैं लेके जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, वो गाड़ी से जाना बंद किया, और मैं डेली अपना ऑटो पकड़ा, और हुआ। तो घर वालों ने पूछा कि भाई अब गाड़ी क्यों नहीं लेके जाते। तो मैंने कहा कि वो कंपनी वालों ने कैब दे दी है मुझे लेकिन वो कैब गांव तक नहीं आती, तो बाहर खड़ी रहती है, वहीं मिलेगी मुझे। तो मैंने वो किया। 6 महीने बाद मुझे लगा कि जॉब शायद डिसीजन गलत था, तो मुझे जो है दोनों को बैलेंस करना चाहिए था। तो मैं वापस उसी कंपनी में गया। वहाँ पे एचआर थी एक मैडम, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरी फाइल निकाली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसमें कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं, अगर आप मेडिकल इशू बताते, कुछ ऐसा बताते, तो हो सकता है हम फिर से आपको रख लेते। तो मैं वापस आ गया। फिर मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहाँ मैंने शायद 15 दिन काम किया।
फिर से वही मंडोला मेरा, फिर से मैं आ गया। फिर एक तीसरी कंपनी मैंने जॉब की, वहाँ तो मैं एक दिन गया बस है ना। मैंने अच्छा वहाँ पे कहा सर मेरे पेट में दर्द है बहुत तगड़ा और मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं कल आऊँगा। तो मैं फिर कभी नहीं गया उधर। तो ये स्थिति रही मेरी जॉब करने की। अंतिम रही। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। चलिए बहुत लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अगर मेरा 1 महीने में कुछ ऐसा नहीं होता है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो मैं जो है फिर हमेशा के लिए कोई जॉब ज्वाइन कर लूँगा और इसको साइड में ही रख दूँगा। बिल्कुल। तो लेकिन उस समय पे हुआ कि एक मेरे पास एक ईमेल आई और उसमें लिखा था कि आपको जो है ताइवान की एक संस्था है कोई, उसकी तरफ से आपको $10,000 की आपको मदद की जाती है। अच्छा। है ना। तो आपने कोई प्रयास किया था ये ईमेल नहीं, कैसे कभी आया? कोई आपने प्रयास कहीं नहीं कुछ किया। अप्लाई? इवन मुझे लगा कि वो फेक ईमेल है जो स्पैम में आती रहती है, वो भी अच्छा। मुझे स्पैम में मिली। अच्छा, तो उन्होंने डिस्कवर किया कहीं से हाँ, आपके काम कहीं से को और खोजा। हाँ, तो वो मैं एक मेरे मतलब बुआ के बेटे हैं लगते हैं वो, तो मैं उनके ऑफिस में गया क्योंकि वो इस तरह के उनका यही काम था। तो मैं उनके ऑफिस में गया अपना लैपटॉप लेके, तो मैंने कहा भाई ये ईमेल आई है और मुझे स्पैम लग रही है ये, लेकिन तो उन्होंने खोजा, उन्होंने कहा कि हाँ है तो फेक ही। लेकिन जब उन्होंने गूगल किया तो पता चला मुझसे पहले वो मेनका गांधी जी को मिला है। अच्छा। हाँ, तो मेनका गांधी जी के फोटो भी थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तो को फिर इन्फॉर्मेशन भेजने में क्या जाता है ना, बैंक डिटेल तो आप आजकल पब्लिक चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर ईमेल 1-2 बार आए तो हुआ, तो सच में वो एक वैलिड वो था और उन्होंने लगभग 15-20 दिन में मेरे पास वो एक अमाउंट मेरे अकाउंट में काफी आया और बड़ा वो अमाउंट लगभग 7 लाख रुपए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 7 लाख रुपए थे ना, वो उन्होंने उसके बाद मुझसे कोई संपर्क किया ना, कोई मेरे पास नंबर है आज तक उस संस्था का। लेकिन संस्था का नाम याद है आपको? संस्था का नाम भी अब मैं भूल गया, है ना। लेकिन वो ताइवान की कोई संस्था थी अच्छा। और वो मतलब वैसा ही चाइनीज नाम था उसका। उन्होंने मतलब मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान का एक आशीर्वाद है ना। और फिर मैंने लगभग 1 साल तक उस पैसे के भरोसे से मैंने पीछे हट के नहीं तो देखा। अब हम लोग क्योंकि अब एक रूपरेखा तय हो चुकी है कि कैसे बात यहाँ तक पहुंची, अब हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि जैसे आप आज की डेट में जब बात करते हैं, आज की डेट में जब आप इंटरव्यूज देते हैं, तो आप कई सारी समस्याएं बताते हैं और कई सारे इसके बेनिफिट्स बताते हैं कि जब आप कंजर्व करते हैं किसी वेटलैंड को या क्रिएट करते हैं वेटलैंड को, क्योंकि आप वो भी काम कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स आसपास पहुंचती हैं लोगों तक। कई बार जहाँ पर लैंडफिल्स हो गई होती हैं या गार्बेज डंप्स हो गए होते हैं, वहाँ बीमारियाँ बहुत हो रही होती हैं और आपके इस तरीके के प्रयास से, आपकी टीम के प्रयास से वहाँ पर बीमारियों का स्तर भी देखा गया है कि कम हुआ है। डेंगू जैसी बीमारियाँ और भी बीमारियाँ, उसके साथ ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो होता ही है, इकोसिस्टम क्रिएट होता है। आज की डेट में माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं, आप लोग उस तरीके से। लेकिन ये जो लर्निंग का एक कर्व हुआ, क्योंकि जैसे आप आज बताते हैं कि इस तरीके का घास हम लगाते हैं, आप आज बताते हैं कि ये समस्याएं जो हैं ये होती हैं, तो ये जो लर्निंग कर्व रहा, क्योंकि जब आप गांव में पल बढ़ रहे थे तो कुछ चीजें आप आसपास से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, आपको लोग बताते हैं। ये वाली लर्निंग कर्व आपकी कैसे रही, क्योंकि ये काफी कॉन्शियस रही होगी मेरे ख्याल से, और इसमें किस तरीके से मतलब बिल्कुल आपकी देखिए, समझ बेहतर आपने सही कहा। हमारे तालाब क्या है, तालाब का जो बेसिक उद्देश्य है किसी तालाब को खोद के डेवलप करने का, वो 2 चीज़ें हैं। एक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी है पोर्टेबल वाटर, की लोगों को इरिगेशन के लिए या कपड़े धोने के लिए किसी चीज़ के पानी की ज़रूरत हो या जानवरों को चलते फिरते होकर पानी हो। तीसरा बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना, कि वहाँ पे चिड़िया हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो प्यासी ना मरे, ये पर्पज़ होता है। सॉरी। लेकिन अपने तालाबों को आप देखेंगे, ऊपर भी पूरा लेयर ढका हुआ है उनका, पानी दिखता नहीं है उसमें, या तो वो कोई एक्वेटिक वीड है जैसे जलकुंभी है, कोई भी है, और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक है पूरा। नीचे पानी होता है, लेकिन जब हम पानी को खाली करते हैं, पानी के नीचे भी फिर एक लेयर दिखती है ना। वो इतनी मोटी से लेके इतनी मोटी तक लेयर होती है, उसमें टनों प्लास्टिक होती है ना। वो जूते, चप्पल, कपड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब होती है। उससे क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो छेद हैं या जिसमें से क्या कहते हैं पानी का पर्कुलेशन होता है ना, वो बंद हो चुका होता है। तो वो सीवेज टैंक की तरह काम कर रहे होते हैं तालाब। तो उसको लेयर को हटाना होता है ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। तो वही ये करते करते हमने ये सब मतलब कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन इसके लिए मैंने कोर्स भी
ज्वाइन किया था। सेंट्रल पोल्यूशन ये बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय एक कोर्स कराती है, GSDP, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें वो कुछ सेलेक्टेड लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं, उनके टॉप साइंटिस्ट ये ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ मैं लगभग 3 महीने रहा। अच्छा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी, और वो जाके मैंने फिर तालाबों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो वो किया, तो तब मुझे पता चला कि भाई अगर माइग्रेटरी बर्ड्स को तालाबों की तरफ आना है, बुलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमने तालाबों के बीच में आइलैंड बनाने शुरू किए, छोटे छोटे। उस पे वेटिवर घास लगाना शुरू किया। वेटिवर घास क्या है? वेटिवर घास अगर पानी के संपर्क में आती है, गंदे पानी के संपर्क में, तो उसको साफ करती है वो, बिल्कुल, है ना। दूसरा, जो आइलैंड बीच में होते हैं, हालांकि अगर उसका साइंटिफिक वे में जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज ये है कि कुत्ते बिल्ली उनके अंडों को नहीं खा पाते, या वहां तक नहीं पहुंच पाते, पानी के गहरे पानी के बीच में होते हैं। तो वहां पे कोई भी चिड़िया वो सेफ फील करती है, तो इसलिए उस तालाबों की तरफ बत्तखें बहुत सारी आ जाती है। ये उसका एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब कोई भी गंदा पानी तालाबों में आ रहा है, क्योंकि हमारे गांवों की संरचना इस हिसाब से है, ज्योग्राफिकल कंडीशन उस हिसाब से है कि आप पानी डालेंगे तो वो तालाब की तरफ ही बह के आएगा। तो अब गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उतनी अच्छी स्थिति है नहीं, और हमारा गंदगी चीजें भी हम बहुत करते हैं, तो वो गंदी चीजें भी तालाब में आके रुकती हैं। तो जो भी तालाब का इनलेट है, उस इनलेट पे ही हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो तालाब तक ना पहुंच पाए। अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम जिसको कह सकते हैं, तो वो हमने तालाबों के इनलेट पे एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाना शुरू किया, जिससे तालाबों का हुआ। ये सारी चीजें हैं कि पॉन्ड रिस्टोर करना। अब ये कोई लेकिन बड़ी चीजें नहीं है, हमसे पहले भी लाखों लोगों ने किया है, और हम हमारे बाद भी करेंगे। लेकिन जो वेंडर है, जो ठेकेदार करते हैं और हम करते हैं, उसमें बस हमने एक अंतर किया कि तालाबों को कैसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए, है ना। पता चले कि एक ही तालाब आज हमने कहीं से व्यवस्था करके 2 लाख रुपए उस पर खर्च किए हैं, और 6 महीने बाद फिर से 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए लोगों को जोड़ा, चाहे वो फिश फार्मिंग के, लोटस फार्मिंग, सिंगाड़ा फार्मिंग, इको टूरिज्म, ये कॉन्सेप्ट हमने जोड़े अलग अलग तालाब की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे इस तालाब में अभी फिश फार्मिंग होती है ना, और फिश फार्मिंग से जो उसको इनकम होती है, उससे वो कंट्रीब्यूट करता है इसको सफाई करने में, बिल्कुल, है ना। तो इसकी इनकम इसी से निकल गई, तो तालाब खुद कमा रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। कुछ तालाबों में सिंगाड़ा की खेती होती है। सिंगाड़ा की खेती क्या 3 महीने होती है बस वो साल में, बाकी वो खाली रहता है, बाकी वो मेंटेन करते हैं। तो अभी हम लोग 2 और पहलू पे बातचीत करेंगे। एक पहलू ये है कि जब इसको आपने एक सिरे से करना शुरू किया, अब दिशा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि अब यही करना है। जिस तरीके से आपने वो ग्रांट की बात बताई, उसको ग्रांट कह सकते हैं हम लोग। तो ज़्यादातर जो इस तरीके की वाटर बॉडीज होती होंगी, गवर्नमेंट ओनरशिप इनका होता होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और वो एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि रिकग्निशन के बाद आप एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे होते हैं, उसके बाद बात अलग होती है। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे ना हो, रिकग्निशन ना हो, तो काफी मशक्कत, काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो एक तो हम लोग इस पहलू पे बात करेंगे, और अभी जब हम आपके बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे, तो हमें पता चला कि आपको एक कंसल्टेंट के रूप में गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट के रूप में आपको दायित्व सौंपा गया है। तो ये जो एक हमारे जीवन में कई सारी सर्कल्स होती हैं, आप जिन ऑफिसेस में जाके कभी 4 घंटे लाइन में लगा करते थे, आज वहीं से सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो इस वाली सर्कल के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या रहा आपके शुरुआत में तालाबों के लिए एनओसी हमें लेनी होती है, क्योंकि इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी स्टेट गवर्नमेंट की होगी अगर वो पब्लिक है तो, और उसको आप टच करने से पहले सरकार से अनुमति लेंगे, जो भी उसका कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न ऑफिसर सरकार ने नियुक्त किया हुआ है। शुरुआत में हम एनओसी लेने जाते थे तो बड़ी समस्या आती थी, मतलब लेखपाल तक वो आप जाके रुक जाते। लेखपाल पूछते हैं कि हम इससे फायदा क्या, क्यों करना चाहते हो, है ना, तुमको क्या मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हमको क्या मिलेगा। तो उनको ये समझाना पड़ता था कि ना तुमको कुछ मिलेगा ना हमको कुछ। तालाब को साफ करना है हमें।
तो क्यों है कि आप एक आईएएस और इनसे बात करेंगे एपीसीएस, तो वो थोड़ा समझते हैं बातों को, लेकिन नीचे लेवल पे आके उनको बस ये कि सवाल लास्ट में रह जाता है कि हमको क्या मिलेगा। तो वो, लेकिन अब वो धीरे धीरे समस्याएं खत्म होने लगी है, क्योंकि जब अब एक इंट्रोडक्शन जाता है तो वहाँ पे वो पता होता है पहले से उनको कि ये लोग सही है और एक क्रेडिबिलिटी है इनकी समाज में। दूसरा, जैसे हम गाजियाबाद के ब्रांड एम्बेसडर है अभी, है ना, तो हुआ क्या कि और गाजियाबाद में हमने तालाबों के लिए और वहाँ पे जंगल उगाने के लिए हम उनको मदद करते रहते हैं, तो उन्होंने हमें एज एडवाइजर, और अभी सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, हम बहुत सारे जिलों में एडवाइजर हैं। बिल्कुल, अब तो आप दक्षिण हाँ, भारत भी जा चुके हैं, अब जी तो जी, बैंगलोर में तो भी बहुत 2 सारे हम प्रोजेक्ट। करीबन अभी 25 से 30 आईएएस लोगों के साथ काम करते हैं, और उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि तालाब बहुत में बढ़िया। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वापस से उन लेखपाल अधिकारियों से मुलाकात हुई कि नहीं फिर? नहीं नहीं, हम एक्चुअली उसमें भरोसा नहीं रखते। नहीं, नहीं, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि उनको देखिए जो नहीं, जितना सोच सोच सकता है, सकारात्मक ही होनी हाँ, चाहिए, जो आपको जितना सोच समझना सकता है। है उतना ही सोच बिल्कुल, पाएगा बिल्कुल। वो, है ना। तो अब वो सहयोग करते हैं, तो हाँ। वो एक होती है। दूसरा, मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, या फिर पर्यावरण या समाज से जुड़ा और भी कौम है, ये कोई भी म्युनिसिपल कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसकी बहुत एक तरह से पर्सनल इंटेंशन पे या पर्सनल इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं कि वहाँ पे जो भी आईएएस ऑफिसर नियुक्त है उस समय पे, उसका पर्सनल जुड़ाव है इस तरह के कामों से, बिल्कुल, बिल्कुल, सही तो बात। वो आगे बढ़ के काम करते हैं। बिल्कुल। हमें भी खुद प्रेशर करते रहते हैं, ये करिए, वो करिए, करिए। जहाँ पे लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, वो कह देते हैं हाँ ठीक है, देखेंगे, है ना। वो बस मजबूरी में आपको एनओसी दे देते हैं, उनका पर्सनल इंटेंशन नहीं होता, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता ना, इंटरेस्ट होता है उनका। तो जहाँ जहाँ पे वो कोई आईएएस अधिकारी ऐसे मिल जाते हैं, वहाँ पे बहुत मजा आता है काम करने में। क्योंकि हमने गाजियाबाद में 2 साल काम किया, और म्युनिसिपल कमिश्नर थे महेंद्र सिंह, 2014-15 के आईएएस अधिकारी हैं। तो वो हम देखते थे, जिस तालाब पे भी हम काम कर रहे होते थे, सीएसआर फंड से काम कर रहे होते थे, वहाँ पे एक ही तालाब पे वो हर 10वें दिन आ जाते थे, है ना। सुबह 6 बजे आ जाते थे, और हमें लगता था कि हमसे ज़्यादा पैशन तो इनके अंदर है तालाबों के लिए, है ना। सुबह 6 बजे हम सो रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं कि मैं तालाब पे जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। तो वो, अब ऐसे और भी हैं, और भी बहुत सारे ज़िलों में ऐसे अधिकारी मिले, तो उनके साथ हमें, और अब क्या होता है कि उनका, क्योंकि जब किसी का तालाब जैसी चीज़ से इंटरेस्ट होता है, तो वो फिर अपने ज़िले तक ही सीमित नहीं रहते। मान लो हम दूसरे ज़िले में कर रहे हैं, और वहाँ पे भी जाके हम कहें कि सर ये आपका जनपद नहीं है, लेकिन हमें तालाब करना है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं से घूम घिना के मदद कर व्यवस्था बन देते हैं। जाती है। हाँ, व्यवस्था कर देते हैं कि ये देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा एक तरह से बालक है, बहुत अच्छा है, तो इसकी थोड़ी सी देख लीजिएगा, आपसे पैसा भी नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सहयोग चाहिए इसको, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हो जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा-सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी ईएसजी की बहुत बातें हो रही है। ईएसजी का जो पहला ई है वो एनवायरनमेंट है अपना। बिल्कुल। और वाटर को लेके भी, जैसे मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इज़राइल एक छोटा देश होने के बावजूद वाटर पे उनका बड़ा बहुत काम बड़ा। रहा। वाटर अभाव में वो हुआ करते थे, और आज की डेट में उनके एक कंसल्टेंट हैं जो आज जो एम्बेसी है अपनी इजराइल की, वो यहाँ है। चेन्नई में हम खबर सुनते रहते हैं जिस तरीके से ग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीशन हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। हर जगह हम ऐसा सुनते रहते हैं। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, क्योंकि अब आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं, सबसे ग्लोबली लोग आपसे बिल्कुल। कनेक्टेड हैं, तो अभी क्या स्थिति बन के आ रही है एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, अगर हम वाटर को संदर्भ में लें, और अभी जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, लेकिन ये किस स्तर पे होने की आवश्यकता है, जो क्योंकि जब हम किसी स्तर तक पहुंचते हैं तो हमें आगे नजर आना, वो दिशा हमें दिखने बिल्कुल लगती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अब किन प्रयासों की जरूरत आपको, हाँ, आवश्यकता महसूस होती है, जरूरत महसूस होती मुझे जो लगता है, मैं जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, और मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूँ कि देखिए, तालाबों का काम जो है वो एक, इसके लिए एक तो सेपरेट डिपार्टमेंट या कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, है ना, ताकि जैसे हम भी कई बार, जैसे अभी मान लो हमें एनओसी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी एनजीओ आज भी ऐसी हैं, उनको नहीं मिल पाती, सही बात। और वो फिर कुछ उस फंड को कहीं और खर्च करते हैं जाके। दूसरा, यहाँ पे क्या है, तालाब रिस्टोर, यहाँ पे क्या, जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से शुरू होती है ना, और वो फिर जो है
अगली 31 मार्च तक चलती है। तो अब 1 अप्रैल के बाद इसके टेंडर निकलने, फाइल बननी शुरू होती है तालाबों की, है ना। वो फिर 1 अप्रैल मई तक उसकी बात होती है, मई में जाके टेंडर निकलते हैं, टेंडर वो जून तक भरे जाते हैं, जुलाई तक काम शुरू होता है और अगस्त में बारिश आ जाती है ना। तो तालाब करेंगे कब, है ना। तालाबों के काम को वित्तीय वर्ष के हिसाब से हटा देना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि मुद्दा है। हाँ, तालाब को नहीं पता हमारी वित्तीय वर्ष कब शुरू होती है कब खत्म होती है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स को भी नहीं पता, है ना, सब किसी को नहीं पता। तो आप जो है इसके लिए एक अलग से व्यवस्था करिए। तालाबों का काम जो है, अगर मैं उत्तरी भारत के हिसाब से बात करूं तो ये जनवरी के एंड से फरवरी से शुरू होना चाहिए और जुलाई में जाके ख़त्म हो जाना चाहिए। और किसी भी तालाब को अच्छे से रिस्टोर करने के लिए 6 से 7 महीने हमें चाहिए, लेकिन हमें मिलते हैं मुश्किल से 1.5 से 2 महीने। उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने का प्रयास किया जाता है। फिर जहाँ पे मैं कह रहा था, जैसे डेडिकेटेड अधिकारी हैं वो इस बात को समझते हैं, तो वो कैसे भी करा के वो चीज़ों को करके शुरू करवा देते हैं कि चलो भैया बाद में पेमेंट कर देंगे, बाद में टेंडर निकाल देंगे, लेकिन आप काम करिए, शुरू करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उनको कहते हैं जी देखो जब सरकार का ऑर्डर आएगा तभी हम कर पाएंगे। तो वो है कि एक तो इसके लिए वित्तीय वर्ष का कोई पहलू नहीं रखना चाहिए, और दूसरा इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि तालाबों को अगर आप मान लो जिसको पाइपलाइन का काम है तो उसके पास तालाबों की बात रखेंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगी। तो वो 1-2 चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जैसे इंडिया में उतना ग्राउंड वाटर आई थिंक मौजूद होगा अगर हम बारिश को अच्छे से सहेज लें कि ये मतलब आजीवन चलता रहेगा। और ये आप गुड़गांव और बेंगलोर जैसे शहर को देखेंगे, जब बारिश आती है तो सोसाइटियों में पानी भर जाता है। बिल्कुल। और ये वो पानी होता है जिसको वो डेली 20 रुपए लीटर खरीदते हैं। बिल्कुल उसी गुणवत्ता का पानी होता है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट नहीं है, इजराइल का मैनेजमेंट है। तो उसी पानी से वो परेशान होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गाली देते हैं कि हमारे घर में पानी हो गया, और जैसे वो निकल जाता है अगले दिन उसी पानी को वो खरीदते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, पानी है हमारे पास, उसी गुणवत्ता का पानी है, लेकिन बस उसको मैनेज करने में थोड़ी समस्या है। तो पानी का मैनेजमेंट है। लेकिन जब से जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ है, मैंने इसमें बहुत सकारात्मक बदलाव देखे हैं। पहले क्या था, पानी को ही 6 अलग अलग मंत्रालय बने हुए थे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना हुआ है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बना हुआ है, और गंगा का अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो उन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला मंत्रालय बना दिया जिसको जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं। तो उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा से सहज हो गई हैं, सरल हो गई है, व्यवस्था बन चुकी है। लेकिन क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था थी, अलग अलग पड़े थे, तो उसको थोड़ा सा और समय लगेगा अच्छे करने में। लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव हुए हैं। ये बहुत बेहतर बात। जैसे अमृत सरोवर एक योजना आई थी इसी साल। अमृत सरोवर में ये था कि हर जिले में 75 तालाबों को आपको कायाकल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा 75वीं अमृत महोत्सव चल रहा है। तो वो बहुत एक अच्छी पहल थी। लेकिन बहुत सारे जिलों में, जो मैं कह रहा था, वित्तीय वर्ष की वजह से 2 ही महीने मिल पाए तो कुछ हो नहीं पाया ज्यादा, है ना। तो 75 तालाबों में से फिर जो है बहुत सारे जिले में तो ऐसा हुआ कि 75 में से जो है ऐसे तालाब ढूंढे गए जो पहले से सही थे, है ना। तो वो एक बड़ी समस्या थी। तो इसलिए जो है सरकार को समय टाइम टेबल इसके लिए थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। अच्छा भैया, एक अंतिम इस पहलू पे बात करते हैं कि जैसे डंपिंग ग्राउंड बन चुका है तालाब, नाला बन चुका है तालाब, लैंडफिल्स हैं उस पोखर या तालाब में, आप वहाँ जब क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे आप परतें बता रहे थे कि ये लेयर्स होती हैं, तो पहले जैसे एल्गी या जो अपने पौधे जी वो हो चुके हैं, तो जब ये प्लास्टिक यहाँ से निकलता है, क्या उसकी मैनेजमेंट के लिए भी, जैसे आपने बहुत सराहनीय काम किया है कि एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाया है एक पॉन्ड का, कि वो फाइनेंशियली भी खुद को सेल्फ सस्टेन करे और इकोलॉजिकली भी खुद को सेल्फ सस्टेन करे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अगर वो फाइनेंशियली नहीं कर पाएगी तो जैसे आपने इस बात को उठाया कि फिर से कितनी बार 6 लाख रुपए उसमें दिए, कोई दे सकता है। तो जो हम लोग वेस्ट वहां से निकालते हैं, उस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एक व्यवस्था हाँ, उसके लिए देखिए क्या है, हम जो प्रयास करते हैं वो ये है कि हम आसपास पहले तो रैक पिकर्स को ढूंढते हैं। क्योंकि क्या होता है, तालाब के बीच में जो वेस्ट पड़ा है, रैक पिकर्स तो अपना रिस्क नहीं लेगा,
है ना, क्योंकि गाय भैंस भी घुस जाती है तो वो भी दलदल में फंस जाती है, लोगों के साथ भी ये हो सकता है। तो उनको दिखता रहता है कि सामने एक हमारे काम की चीज पड़ी है तालाब के बीच में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती उनकी निकालने की। तो हम क्या करते हैं, आसपास ढूंढते हैं और उनको बुलाते हैं कि हम निकाल के देंगे आपको, ले जाइए आप इसको, फ्री में, कोई हमें नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें तो वो ले जाते हैं। अच्छा। प्लस जो बचता है और छोटे प्लास्टिक, है ना, उसमें हमने जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होता है तो हमने कोलैबोरेट कर रखा है कुछ ऐसी प्लास्टिक को मैनेजमेंट करने वाली संस्थाओं से, तो वहाँ पे उसको दे देते हैं। उनके पास ट्रोमल मशीन होती है या फिर सेग्रीगेशन की व्यवस्था होती है, अलग अलग करके वो फिर उसको बेच देते हैं। ये तीसरा और भी मुश्किल है, बस उसके लिए फिर हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि उसको हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में भेजें और लैंडफिल साइट पे उसको डंप कर दें। अच्छा। ये है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं, वो तो खाद का बन चुका होता है और वो खेतों में डाल दो या कहीं भी डाल दो, वो अच्छी चीज होती है। तो अभी क्योंकि आपकी व्यस्तता, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमें भी प्रेरणा मिला कि आपसे आके बात करें, और भी लोग आ रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस में लगातार टेडेक्स टॉक्स आपके लगातार चल रहे हैं। तो अभी आने वाले जो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या कोई ऐसी खास योजना बन चुकी है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें कि अभी एक ये खास योजना बनी है जिस पे अब आने वाले कुछ वर्षों पे काम करना है, या फिर जिस तरीके से अभी अलग अलग राज्यों में आपको मेरे ख्याल से बुलाया जा रहा है आपकी एक्सपर्टीज के लिए, कंसल्टेशन, एडवाइजरी के लिए, तो अभी वो दिशा आगे चलने आई वाला है? थिंक अभी तो देखिए समय लगेगा कि हम बहुत सारे राज्यों तक पहुंच पाए, क्योंकि ये तालाब 1-2 लाख भी कर लें तब भी बहुत कम है ना। और अब हमारा उद्देश्य है कि हम जो एक पॉन्ड मैन बने हैं, हम हर जिले में एक एक पॉन्ड मैन बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें भारत में शुरू होती हैं, दुनिया में शुरू होती हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत तक रह जाती हैं, उसी व्यक्ति तक रह जाती हैं। वो व्यक्ति चला जाता है, वो मुहिम भी बंद हो जाती है ना। और ऐसा बहुत बार देखा जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज के 25 साल 30 साल बाद, जब 50 साल बाद मैं ना रहूं तो ये मुहिम बंद हो। तो उसके लिए जरूरत है कि और बहुत सारे पॉन्डमैन को यहाँ पे पैदा अच्छा, करना ये पड़ेगा। पॉन्डमैन की उपाधि या नाम कैसे, ये इस नाम से कैसे आपको जाना जाना शुरू हुआ? ये दरअसल जब मैं एमएनसी में जॉब करता था, तो तब तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मजाक में कहा करते थे, है ना, कि तुम जो यहाँ बैठ के तालाबों की बात करते हो तो तुम्हारा जो आयरन मैन की जगह पॉन्डमैन नाम रख देते। लेकिन वो, मैं भी हैरान रह गया जब वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी यही वर्ड बोला। अच्छा। है ना, कि लोग उनको पॉन्डमैन भी बोलते हैं। तो मैं हैरान था कि इनको कहाँ से पता चला ये बात। तो उसके बाद लेकिन पूरे मीडिया में और अखबारों में और संस्थाओं में पॉन्डमैन नाम से ही, और मुझे भी अच्छा नाम लगा, तो मैंने भी अपने नाम के आगे यही जोड़ दिया। चलिए, पॉन्डमैन रामवीर तंवर इसमें जी। अच्छी बात यह है कि आपके नाम से आपकी पहचान नहीं है, आपके काम से आपकी बिल्कुल बिल्कुल, पहचान है। बहुत बेहतर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को सुन के, कई बार क्या होता है कि हम लोग आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज़ देखते हैं, मुझे मालूम है कि हो सकता है ये भी आपके किसी रिकमेंडेशन में आ रहा होगा, लेकिन आप कुछ बातों को इस गंभीरता से भी सुनने का प्रयास करें जिससे आपको ये समझ में आए कि पूरी पूरी सफ़र कैसे होती है जब एक इंसान एक व्यवस्था से निकलता है और अपनी एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कह सकते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, बहुत सारे नए बेनिफिशियरीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो काम रामवीर भैया कर रहे हैं उससे सिर्फ इनका कोई, ठीक है आज हम इनको पॉन्डमैन के रूप में जानते हैं क्योंकि रिकग्निशन बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके संस्था के जो लोग हैं उनको कई सारी चीज़ों को सीखने का, जीवन में आगे बढ़ने का, और साथ में बहुत सारे जो नई बेनिफिशियरी, जैसे इन्होंने बोला फिश फार्मिंग हो रही है, लोटस फार्मिंग हो रही है, सिंघाड़ा की फार्मिंग हो रही है, तो ऐसे इकोसिस्टम्स बनाने के लिए हमें पहल करनी चाहिए अपने स्तर पे, छोटे ही स्तर पे। अंतिम एक संदेश आप नागरिकों को कि वो अपने स्तर पे, जो हम जिस बात से हम लोगों ने शुरुआत की कि क्या कुछ चीज़ें
की जा बिल्कुल, सकती बिल्कुल। हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए ये संभव नहीं है और उचित भी नहीं है कि बिल्कुल, वो अपनी बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज छोड़ के नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, करे। मैं तो खुद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। रात भी एक फ़ोन आया कि भैया मैं ये कॉलेज में अभी एमटेक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ छोड़ के आपकी तरह तालाबों पे काम करूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि ये छोड़ने की जल्दबाज़ी ना करें आप। आप अपनी पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप अपनी पहले सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जीवन यापन करना बहुत मुश्किल बन चुका है हमारे लिए। तो कल आप हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे और आप गलत कार्यों पे फिर उतरना पड़े, आपके जीवन में कष्ट हो। दूसरा, हम जो आज तालाबों के किनारे बैठे हैं, चाहे वो गंदे हैं या सही है, लेकिन ये आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले उस समय पे इनका निर्माण हुआ था, जब ऐसी कोई जेसीबी पॉकलैंड मशीन का भी आविष्कार नहीं था। मैं तो कहूँगा कि आज हमारे पास जेसीबी है, ट्रैक्टर है, डंपर है, फिर भी हमारे पसीने छूट जाते हैं एक तालाब को बनाने में। अब सोचिए कि आज से 300 साल पुराना तालाब, हाथों से खोदा हुआ, इतना गहरा, इतना बड़ा विशालकाय तालाब, कितने लोगों ने कितने साल तक कितनी मेहनत की होगी। और उस समय पे बीटेक, एमटेक, एमबीए जैसी डिग्री का भी आविष्कार नहीं हुआ था, शायद इसलिए उन्होंने इतने अच्छे तालाब बनाए थे। आज जब डिग्रियों का आविष्कार हो चुका है, आज जब हम शिक्षित कहलाने लगे हैं, तो हमने उस एक सुंदर संरचना को लैंडफिल साइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या ये हमारी शिक्षा का एक नमूना है, ये उदाहरण है कि हमारी शिक्षा किस तरह से गई है। और ये सब कुछ हुआ है, जो दुख की बात है, ये सब कुछ हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे। क्योंकि कोई भी बच्चा है, चाहे कोई भी कोर्स कर रहा हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड इतनी बार रटा दिया जाता है कि वो तुरंत जाके एक बिल्डिंग के लिए तालाब को भरता है, एंक्रोचमेंट करता है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल हमने बनाया है। जिस तरह से मैं आज अपने बुजुर्गों के बारे में, आपके बुजुर्गों के बारे में इतने गर्व से यहाँ पे तालाब के किनारे बैठ के कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही बनाया, एक परफेक्ट डिजाइन के तालाब बनाए और हमारे लिए बहुत सोच समझकर, बहुत लंबी सोच के साथ वो कुछ छोड़ के गए। अब सोचिए अगली पीढ़ी अब हमारे बारे में क्या सोचेगी जब वो देखेगी इतने सारे लैंडफिल साइट्स। जब वो पढ़ेगी कि 500 साल पुराना तालाब हमारे पापा जी, हमारे दादाजी इस कंडीशन में छोड़ के गया, तो वो हमें गाली सुनने को मिलेगी। तो उससे बचने के लिए आप अपने घरेलू स्तर से, अपने इंडिविजुअल लेवल से, कम्युनिटी लेवल से जो भी प्रयास कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस तालाब में प्लास्टिक नहीं डालनी है, नाली में प्लास्टिक नहीं डालनी है, कुछ कचरा नहीं डालना, वो भी तालाब तक ही जाता है। और टोकना है लोगों को, है ना, चाहे वो कब्जा कर रहा है, चाहे वो तालाब में गंदगी फैला रहा है, उनको टोकना है। तो ये सब करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान होगा इस मुहिम के लिए, मेरे लिए भी और मेरे जैसे वो तमाम हजारों युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर मेरी आपसे यही विनती है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और आप अपने स्तर से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे तो हमें साथ में और काम करना ही है। हाँ, बिल्कुल सर, थैंक यू।